Hello dear students, myself Navneet Bhandari and today I am going to start my new lecture series for JEE Mains Advanced and NEET questions. This is for plus 1 class and I hope कि आप सभी मेरे 12 लेक्चर्स से गो थ्रू हो चुके होंगे जो मैंने सीबीएसई के लिए पोस्ट किए थे इसी चैनल पर। तो बच्चों, इस लेक्चर को देखने का फायदा उन्हीं बच्चों को है या वही बच्चे इस लेक्चर को देखें जो वो 12 लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कर चुके हैं और जिनको डायमेंशन फॉर्मूलाज, एरर एनालिसिस और जितना भी आपको पैरेलैक्स मेथड ये सब कुछ पढ़ाया गया और आपके टिप्स पर है, राइट। तो हो सकता है कि कोई बच्चा आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर इस लेक्चर को देखे और उसको एक फोबिया डेवलप हो जाए कि भाई मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, चलो कॉम्पिटिटिव नहीं करते। तो कॉम्पिटिटिव करने के लिए आपके स्किल्स, बेसिक स्किल्स डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं किन बुक्स का यूज करूंगा आज के लेक्चर में, ताकि आप भी थोड़ा इसको रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। एक बुक है हमारे पास रैंक अप सीरीज की, जिसका नाम है रैंक अप सीरीज, रैंक अप फिजिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। ये उसका एक वॉल्यूम है मैकेनिक्स। इस बुक के 5 सेगमेंट आते हैं और ये बुक बहुत अच्छे से डिजाइंड है, स्पेशली मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। तो जो भी बच्चा मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहा है, तो मैं आज ही उसको बोल देता हूँ कि ये बुक आप आज ही परचेज कर लो, क्योंकि ये 5 बुक का सेट प्लस 1 और प्लस 2 दोनों में आपके काम आएगा और बहुत अच्छे से डिजाइन है बुक के वाली। सिमिलरली एक और जो बुक मैं यूज करूंगा आज कुछ क्वेश्चंस के लिए, दिस इज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा। बड़ी ही पॉपुलर बुक है, बड़ी ही फेमस बुक है ये बच्चों। तो ये भी एक आधार है हर एक कॉम्पिटिटिव बच्चे के लिए कि भाई फिजिक्स को अगर आपने बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ना है, इसके अंदर बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट को लिखा गया और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे, प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी है। हालांकि ये बुक एक टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, 2002, 3, 4, 5 की बात करूं, जब इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने लग गए थे। बट अब थोड़ा सिनेरियो अलग है, बट फिर भी ये बुक कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकती, कंसेप्ट बहुत अच्छे है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ सी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कैपिटल जी एंड प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल होता है स्मॉल h, राइट। प्लैंक कांस्टेंट आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब अगर मैं जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं, मैं मास, लेंथ, टाइम, ऐसे बेसिक 3, ये वैसे तो 7 है लेकिन हम ऐसे इसको एक्सप्रेस करते हुए ये फंडामेंटल यूनिट है। बट अब क्या बोला गया कि हमको फंडामेंटल यूनिट किसको चूज करना है, स्पीड ऑफ लाइट c को, g को और प्लैंक कांस्टेंट h को। तो इन तीनों को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मान ले तो उस सिनेरियो में मास के डायमेंशन क्या होंगे, है ना। बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, मास का डायमेंशन बताओ अगर मैं इन 3 चीजों को फंडामेंटल यूनिट मान लूं। अब आप बोलोगे सर मास का डायमेंशन तो बिल्कुल सिंपल है, m1 l0 t0, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे। बट ये कब है, जब मैं mlt को फंडामेंटल यूनिट मान के चल रहा हूं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे लिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। तो इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बच्चों। अब आपको थोड़ा सा नयापन नजर आएगा क्वेश्चन में। अल्टीमेटली बात यही है कि आपने डायमेंशन एनालिसिस अच्छे से कर रखा है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मुझे मास का डायमेंशंस निकालने हैं। तो एक तरीका ये भी है ना, अगर मैं बोल दूं कि मास 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पर, प्लैंक कांस्टेंट h पर और वेलोसिटी ऑफ लाइट c पर, और इनका डायमेंशन रेस कर दूं a, b और c, ठीक है। तो क्या मैं इस तरह से मास का डायमेंशन निकाल पाऊंगा, abc की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा, है ना। फॉर्मूला डेरिवेशन हमने सीखी थी, तो यही लॉजिक आपने इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है। लेफ्ट हैंड साइड पर मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू k कांस्टेंट लगा देंगे हम। अब यहाँ पर g का डायमेंशन, g का जो डायमेंशन a रेस कर रखा है, g का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मास, लेंथ और टाइम के टर्म में, ये तो आप वैल्यू प्लेस कर दो m-1 l3 t-2। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि मेरे लिए आपको ये चीजें बाय डिफॉल्ट टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है। डायमेंशंस आपको सभी के पता होने चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला फिलहाल याद कर लेना जब तक आपके पास फॉर्मूला इंट्रोड्यूस ना हो इसका, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ बेटा। प्लैंक कांस्टेंट के लिए होता है ml2 t-1, इसकी पावर रेस कर दो b। स्पीड ऑफ लाइट के लिए आपको पता ही है, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, किसी भी तरह की वेलोसिटी हो, उसके लिए lt-1 ही चूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक m है, यहां पर एक m है और यहां कुछ नहीं है, तो m के ऊपर यहां पर माइनस है, यहां पे m के ऊपर b है, तो ये हो जाएगा m के लिए। l के ऊपर यहां पर 3 हो जाएगा,
यहां पर L के ऊपर 2 है तो प्लस 2b, यहां पर C है तो प्लस C। सिमिलरली T की बात करूं, T के लिए यहां पर क्या -2 तो ये हो जाएगा -2a, यहां पर क्या -1 तो ये हो जाएगा -1b, ठीक है, और यहां पर क्या है -c तो ये हो जाएगा -c। तो इस तरह से मैंने क्या डायमेंशंस बना दिए इसके। अब आपको पता है काम क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां पर देखो मास के ऊपर 1 है और यहां पर मास के ऊपर -a प्लस b है, तो यानी कि पहली क्वेश्चन तो ये बन जाएगी 1 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a प्लस b। आई एम यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके लिए आप मेरे लेक्चर से गो थ्रू हो सकते हो, इस पर एक लेक्चर मैंने बना रखा है, ठीक है। सेकंड, यहां पर लेंथ नहीं है यानी कि 0, या लेंथ का डायमेंशन 0 कर देता। अगर मैं 0 को कंपेयर कर दो किससे, 3a प्लस 2b प्लस c से। सिमिलरली तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, t। अब t का डायमेंशन भी यहां पर कुछ नहीं है, 0 है, तो यहां पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, -2a माइनस b माइनस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये देखो आप जरा, अगर मैं b को इसके अंदर पुट कर दूं, b की वैल्यू क्या है 1 प्लस a, तो यहां पर क्या आ जाएगा देखो 3a प्लस 2 1 प्लस a प्लस c, जिससे ये टर्म आपको जो मिलेगी वो ये मिल जाएगी 3a प्लस 2 प्लस 2a प्लस c, यानी कि इट विल बी 5a प्लस c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 5a प्लस c इक्वल्स टू -2। एक इक्वेशन ये बना दी आपने। अब सिमिलरली b की वैल्यू इसमें प्लेस कर दो उस इक्वेशन में। जब मैं b की वैल्यू यहां पर प्लेस करूंगा तो ये देखो यहां पर क्या बनेगा, -2a एज इट इज, माइनस b की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस a, तो 1 प्लस a ब्रैकेट में माइनस c इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इट विल बी -2a -1 माइनस a माइनस c इक्वल्स टू 0। ये -2a माइनस a क्या बना देगा, -3a माइनस c इक्वल्स टू +1। अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा यहां पर प्लस, और ये क्या हो जाएगा यहां पर माइनस। अब ये वाली इक्वेशन भी आपके पास a और c की टर्म है, ये वाली इक्वेशन भी a और c की टर्म में, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा 3a प्लस c इक्वल्स टू -1 और 5a प्लस c इक्वल्स टू -2। अब इसको सोल्व करो जरा, जब सोल्व करोगे तो साइन चेंज कर दो यहाँ पर जैसे आप करते आए हो, तो इसको ये आ जाएगा यहाँ पर 2a, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अगर a की वैल्यू 1/2 है बच्चों, तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो पता लगा कैसे आई 1/2, बस जस्ट मैंने इसको सोल्व किया एलिमिनेशन से। तो अगर यहाँ पर -2 आएगा ना, -5 है, हाँ ठीक है -2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अगर a की वैल्यू -1/2 है तो बच्चों b की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस a है यहाँ पर, है ना, तो यानी कि 1 - 1/2 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -1/2, b की वैल्यू होगी 1/2। अब क्या निकालना है, c की वैल्यू, तो c की वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर दो, तो आपको यहाँ पर तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। जो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो जो मास का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, इट विल बी h raised to power 1/2, c raised to power 1/2 and g raised to power -1/2। इस तरह से आप क्या abc की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ पर प्लेस कर दो और आपको क्या आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इससे ये पता लगा, देखो a की वैल्यू g के ऊपर a है ना, और a की वैल्यू हमारी ये -1/2, h के ऊपर 1/2 है, और यहाँ पर हमने क्या लगा h के ऊपर b, और b की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, यानी कि बिल्कुल ठीक है, यानी कि c की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पर 1/2, जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा वैल्यूज। सो दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट और जेईई मेंस। और ये मान के चलो बेटा कि जो यूनिट एंड डायमेंशन है उसमें से कम 2 क्वेश्चन आपके मेंस में भी आएंगे और एडवांस में भी आएंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन इजी भी है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो काइंडली नोट डाउन दिस, और जो भी क्वेरीज है आप मुझसे ले सकते हो। सो बच्चों अभी आपके सामने 2 क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा इनको। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी x के डायमेंशन दे दिए m-1 l³ और t-2, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, और आपको ऐसा बोल दिया गया इसमें कि परसेंटेज एरर जो मास के अंदर है, लेंथ के अंदर और टाइम के अंदर है, वो है 2, 3 और 4% रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या होगा। अरे यार आपने अब तक एरर एनालिसिस को बहुत अच्छे से किया है,
अगर मैं इसको एक फॉर्मूले का रूप दे दूं, क्या x को मैं ये लिख सकता हूं m की पावर -1 है, l की पावर क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं l क्यूब डिवाइड बाय मास, और t की पावर -2 है यानी कि t स्क्वायर। तो एक ऐसा फॉर्मूला बन गया x का कि l क्यूब डिवाइड बाय mt स्क्वायर। और अगर मुझे इसको परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना है तो मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा x बाय x इंटू 100 शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस l की क्यूब है तो 3 डेल्टा l बाय l इंटू 100, है ना, याद आ रहा होगा आपको सीबीएसई वाले लेक्चर्स। प्लस मास नीचे है, मास क्या, मास की पावर 1 है तो डेल्टा m बाय m इंटू 100, साथ में क्या है टी स्क्वायर, तो प्लस टी स्क्वायर है तो 2 डेल्टा t बाय t इंटू में 100। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। अब देखो जरा, डेल्टा l बाय l इंटू 100 इज l%, डेल्टा m बाय m इंटू 100 इज m%, एंड डेल्टा t बाय t इंटू 100 दिस इज योर t%। और तीनों की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पर, प्लस माइनस डेल्टा l बाय l, अब यहाँ पर 3 तो पहले से ही है, डेल्टा l बाय l इंटू 100 यानी कि ये यहाँ पर 3%, तो मल्टीप्लाई बाय 3। मास परसेंटेज की वैल्यू कितनी है डेल्टा m बाय इंटू 100 की 2, प्लस 2 डेल्टा t बाय t इंटू 100, t की वैल्यू कितनी है आपके पास 4। तो बच्चों जब इसको सोल्व करूंगा तो इट विल बी 9 प्लस 2 प्लस 4, जो टोटल आंसर आएगा डेट विल बी, कुछ हमने लगता है मिस्टेक कर दिया, चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। t का स्क्वायर 2 डेल्टा t बाय t, तो हमारे पास t जो है ये 4% है, तो यहाँ पर हमने 2 नहीं लगाया यहाँ पर, ठीक है, ये छोटी सी हमसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 प्लस 4 2 जा 8, राइट। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9 2 11 और 8 19%। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 19%, तो आंसर क्या होगा डी, राइट। आई होप कि आपको चीज समझ आई होगी। l क्यूब यानी कि 3 आगे डेल्टा l बाय l, m के आगे डेल्टा m बाय m इंटू 100 और t स्क्वायर, तो 2 डेल्टा t बाय t, और डेल्टा t बाय t की वैल्यू ये थी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी टोटल एरर को ज्यादा इफेक्ट करेगी, तो वो भी आपको बताया था, इसका जो डायमेंशन है, जिसका डायमेंशन ज्यादा होगा वो ज्यादा एरर को इफेक्ट करेगी, है ना। तो l क्यूब है, इसकी वजह से एरर कितना परसेंटेज है 9%, उसके बाद t माइनस 2 है तो इसकी वजह से कितना है 8%। तो ये भी चीजों का अपने को ध्यान रखना है बच्चों, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको गिवन है म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर a और b दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अच्छा, और आपको ऐसा बोला गया कि भाई a और b के डायमेंशंस बताओ, अगर लैम्डा का मतलब वेवलेंथ है, तो अगर ये फिजिक्स का कोई फॉर्मूला बन रहा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अगर हम म्यू की बात करो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इससे एक बात पता लग गई कि भाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि ये अगर डायमेंशनलेस है तो ए भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ये वाली पूरी टर्म भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अब ए का तो पता लग गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 l0 t0 यानी कि डायमेंशनलेस। अब b बाय लैम्डा स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, अगर b बाय लैम्डा स्क्वायर की बात करूं तो इट विल बी b लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है, एक लेंथ, इसके नाम के लेंथ लगा हुआ है, तो लेंथ का स्क्वायर। इस पूरी टर्म को अगर डायमेंशनलेस होना है तो b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, l स्क्वायर, तभी तो ये l स्क्वायर से डिवाइड होकर क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये पूरी टर्म डायमेंशनलेस कब हो सकती है, जब ऊपर वाले के डायमेंशन भी वही हो जो नीचे वाले के। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर भी क्या था LT-1 और नीचे भी क्या था LT-1, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है। इसी तरह से अगर पूरी टर्म को यानी कि इसको b बाय लैम्डा स्क्वायर को मुझे डायमेंशनलेस बनाना है तो b भी l स्क्वायर होना चाहिए, जैसे कि ये लैम्डा का हमने लैम्डा स्क्वायर का क्या l स्क्वायर लगाया। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि b हैज डायमेंशन l स्क्वायर एंड a हैज डायमेंशन नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, जैसे कि हमने प्रूफ किया। तो दिस इज हाउ यू कैन करेक्ट दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई लेवल जैसे ही है, बट थोड़ा सा उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है। सीबीएसई वाले क्वेश्चंस तो आप मेरे लेक्चर्स के बाद ऐसे मिनटों में उड़ा दोगे, ये मेरा मतलब दावा है। अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स लगा रखे हैं तो कॉम्पिटिटिव में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ोगे। आगे अगले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं हम।
So bachcha party, one more question is there. Now the question is the mass of the liquid flowing per second per unit area. If I am using per second per unit area, that means I can represent this mass per second per unit area, means this is mass upon area and time, है ना, like this. We can write this whole physical quantity like this. हम इसको मास नहीं लिख सकते क्योंकि ये मास पर सेकंड पर यूनिट एरिया दे रखा है, और ये प्रोपोर्शनल है p रेज टू पावर x एंड v रेज टू पावर y के. इट इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर x एंड v रेज टू पावर y. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. x और y में आपस में क्या रिश्ता है, और p और v का मतलब यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी है. तो पहली चीज आपको प्रेशर का डायमेंशंस पता होना चाहिए. प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया. ये कभी आपने पढ़ा था 9th क्लास में, थ्रस्ट अपॉन एरिया बोलते हैं इसको, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया. तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों होता है mlt-2. एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया के अंदर 2 बार लेंथ तो L2, तो इट विल बी ml-1t-2. इस तरह से मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख दूंगा. अब आगे की कहानी आप बच्चों को बताइए. अब ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बन चुकी है, इसका डायमेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो वो क्या होगा, देखो m1 a नीचे है यानी कि l2, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -2, राइट. देखो ना, मैं आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देता हूं, L2t, है ना. ये फॉर्मूला बन जाएगा डायमेंशन इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इट विल बी ml-2t1. इस तरह से मैं लिख दूं इसको. इट इज डिपेंडिंग ऑन, यहां पर इक्वल्स टू लगाकर कांस्टेंट k लगा दो. प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों ml-1t-2, राइट. और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, lt-1. lt-1, तो यहां पर आप lt-1 लगा दो. इसकी पावर x है तो इसकी पावर y है. अब आगे की कहानी शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है. अब अगर मैं देखो इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं, देखो यहां पर मास के ऊपर x है और यहां पर मास नहीं है, तो यानी कि m के ऊपर सदा क्या रहेगा, x. l के ऊपर -1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और यहां पर l के ऊपर y है, तो इट विल बी l-x+y. यहां पर t के ऊपर -2 है और यहां पर t के ऊपर -y है, तो इट विल बी t-2x-y. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट. ओके, सो अब जब ये इक्वेशंस आप बना चुके हो डायमेंशंस की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ml-2t-1 लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों. अब अगला काम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब कंपेयर करो जरा, जब कंपेयर करोगे m के ऊपर 1 है, यहाँ पर m के ऊपर x है, तो x = 1 आ गया यहाँ से, तो बिल्कुल सीधा. l के ऊपर -2 है और यहाँ पर l के ऊपर क्या है, -x+y. तो अब एक काम करो ना, x की वैल्यू आपको पता तो है, -2 = वैल्यू प्लेस कर दो -1, है ना. x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 + 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, -1. अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, यानी कि दे आर इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन साइन, सॉरी. सो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा इसमें से, x = y, x = -y, y² = x और y = -x². तो बताओ, अगर मैं क्लियरली देख पाऊं तो ये बिल्कुल सूट हो रहा है इसको. y = -x² तो हो नहीं सकता. अगर y = -x² में कर दूं बच्चों इस तरह से, तो बात तो नहीं बनेगी, है ना. अगर -x² कर दूं मैं यहाँ पर, क्या मैच हो जाएगा, नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, x = -y. आई होप कि आपको ये चीज बेटा क्लियर होगी अच्छे से, है ना. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वही लॉजिक्स डायमेंशन एनालिसिस के, बट तरीका थोड़ा सा क्या आपको सोचना पड़ रहा है. जैसे कि यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको m/80 लेकर चलना था, है ना. कुछ और क्वेश्चंस पे भी आगे आएंगे. मीनवाइल आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और इन वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाओ जो कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ना चाहते हैं +1 में, बट उनको सीबीएसई लेक्चर्स तो चलो मिल गए, स्कूल से आ रहे हैं, बट स्कूल वाले कॉम्पिटिटिव तो नहीं करवाएंगे आपको, तो ये लेक्चर्स आप वहां तक पहुंचा सकते हो. तो आगे क्वेश्चंस देखते हैं कुछ और बच्चों. सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर बच्चा. अ फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड ऑन ay + b tan और एंगल दे रखा है cz. बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी एक टर्म बनाकर दे दी आपको यहाँ पर. दिस इज x डिपेंडिंग ऑन ay + b tan cz. थीटा की जगह cz लिख दिया. इससे एक चीज तो क्लियर है कि जो देखो ये tan थीटा होगा, आपको पता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, सभी में लेंथ डिवाइड बाय लेंथ कर रहे हो आप, तो ये डायमेंशनलेस है.
तो अल्टीमेटली मैं पहले लिख देता हूँ कि डायमेंशनलेस चीज है ये 10cz जो है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग मैं अभी अपनी तरफ से ये लिख सकता हूँ कि x के डायमेंशन वही होनी चाहिए जो a y के है, और इनके डायमेंशन वही होने चाहिए जो b के है ना, मतलब इस पूरी टर्म की तो डायमेंशनलेस हो गई। तो ये चीज आप अपनी तरफ से कंक्लूड कर सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी में सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है ना, और ये चीज मैं लिख सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव सेम डायमेंशन, और आपको जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं बच्चों, ऑप्शंस भी हैं, किन दो क्वांटिटी के डायमेंशन सेम नहीं हो सकते इसके अंदर, x एंड b, दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज c एंड z-1, थर्ड ऑप्शन इज y एंड b upon a, एंड फोर्थ इज x एंड a। अब हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, अब क्योंकि कुछ बच्चे ऑप्शंस देखकर ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव करना चाहते हो, अगर आप वाकई में चाहते हो कि हम कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस को क्रैक करना सीखे, सीबीएसई तो हो जाएगा, आपको सीबीएसई के क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो। तो कॉम्पिटिटिव करने का एक ही तरीका है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लेकर आओ, हर एक क्वेश्चन को एज ए चैलेंज लो। जब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो, दिमाग के अंदर डाल लो कि ये क्वेश्चन मुझसे सोल्व क्यों नहीं हो रहा, इंसानी दिमाग है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब जाके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आप क्रैक करना सीखोगे। और अपना कोई कॉम्पिटिटर ढूंढ लो कि भाई मुझे उससे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि बिना कंपटीशन के, इसका नाम ही कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको अपने को रिलेट करना पड़ेगा आसपास के बच्चों से कि भाई मैं अगर वो 4 घंटे पढ़ रहे तो मुझे 5 घंटे पढ़ना है और उससे 10 क्वेश्चन फालतू करने, तब जाकर आपको कॉम्पिटिटिव क्रैक होगा। तो इन द एंड वही बच्चा जीतेगा जिसने ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रखा होगा, राइट। तो ज्ञान की बात बहुत हुई, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, मेरे अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं, जो कि गोल्डन स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर बना ली है, x का डायमेंशन वही होना चाहिए जो a y का है, और x का डायमेंशन वही होना चाहिए जो b का है। ये बात ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बट सी यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, a y b, देखो a y b के इक्वल है ना, तो इसको ये भी लिख सकता हूं कि a y इज इक्वल टू b। इस टर्म को मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब x का जो डायमेंशन फॉर्मूला बना बच्चों यहां से, वो ये बना, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं x इज इक्वल टू b, यानी कि अगर x को मैं b से कंपेयर करूं तो x का डायमेंशन ये b बनता है। बट अगर मैं ay को b से कंपेयर करूं, तो अगर a का डायमेंशन निकालना तो a का डायमेंशन बनता है b डिवाइड बाय y। इससे यहीं पे ये चीज क्लियर हो गई कि x तो b के इक्वल है, लेकिन a किसके इक्वल है, b अपॉन y के इक्वल, तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, x इज नॉट इक्वल टू a, राइट, x इज नॉट इक्वल टू a। So this is how we can crack this question। और मुझे पता है कि ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला ठीक है, x और a के डायमेंशन फॉर्मूला के अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आपको पता लग रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने डेली लाइफ में और इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ बच्चों। सो अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन एंड दिस इज फ्रॉम JEE Main 2015 पेपर, राइट। सो क्वेश्चन इज, if a time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by g, t is equal to 2 pi root L by g, this is the formula for simple pendulum time period। पेंडुलम क्या होता है इस बारे में आप आगे जानोगे। पेंडुलम ये मान लो कि एक स्ट्रिंग से जब मैं किस बो को बांध दे इस तरह से, ठीक है, तो इस सिस्टम को हम पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे छोड़ू तो रिलीज करूँ तो ऐसे एक टू एंड फ्रो मोशन ये फॉलो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पेंडुलम। इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, एंड में कभी आएगा आपके पास। जो हमने लेंथ की जो वैल्यू मेजर करी, दैट इज 20.0 सेंटीमीटर एंड इट इज अप टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। जब भी आपको ये चीज मिले बच्चों, तो आपने सिर्फ ये लिख देना है कि भाई इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है कि भाई 1 मिलीमीटर का इसके अंदर एरर आ सकता है, वो ऐड भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एरर। इस तरह से मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। मिलीमीटर पे है तो इस चीज का ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर में मिलीमीटर में लिखने के लिए मैं इसमें क्या लिखूंगा, 0.1, राइट। नाउ इट विल बिकम इन मिलीमीटर, क्योंकि देखो सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो इसलिए मैं 0.1 इसको अगर सेंटीमीटर में इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो कितना सेंटीमीटर होगा ये,
1 मिलीमीटर 0.1 सेंटीमीटर, तो ये पूरी टर्म आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगी बच्चों। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। और आपको ऐसा बोला गया कि भाई जो टोटल टाइम है 90 सेकंड्स आया, अगर मैं 100 ऑसिलेशंस को काउंट कर रहा हूं, अगर 100 ऑसिलेशंस को ऑब्जर्व करके अगर मैंने टाइम पीरियड निकाला तो डेट कम्स आउट टू बी 90 सेकंड्स। और जो मैं रिस्ट वॉच यूज कर रहा हूं उसका 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है, यानी कि उसके अंदर 1 सेकंड का एरर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, t इज इक्वल टू टोटल टाइम इज 90 सेकंड्स प्लस माइनस 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है तो उसको मैं 1 ही लिखूंगा। तो इस तरह से मैंने क्या टी और एल का डायमेंशन, टी और एल का वैल्यूज लिख दी यहाँ पर। उसके बाद मुझे ये बताना है कि कितनी एक्यूरेसी आएगी अगर मैं जी को डिटरमाइन करूं। एक तरह से मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जी को जब मैं काउंट करूं, जी का रिजल्ट निकालूंगा, जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है उससे जी की वैल्यू मुझे कितना परसेंट तक एरर दे सकती है, कितना परसेंट उसमें चांसेस है कि भाई वो एक्यूरेट नहीं, मतलब एक्यूरेटी जब भी आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, तो आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे, एक्चुअली मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ कि एक्यूरेसी का एक ऑप्शन है 5%, एक ऑप्शन है आपके पास 7%, सी ऑप्शन इज 3% एंड डी ऑप्शन इज 4%। सो आपको एक्यूरेसी बतानी है, तो अल्टीमेटली यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन जी, ठीक है। जब भी आपको रेजोल्यूशन दे दे या ये बोल दे जाए कि हम 10 सेंटीमीटर मेजर करें और इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो आपको उस चीज को ऐसे लिखना होता है। ये बात आपको मैंने एरर में भी बताई थी। तो एक बार प्लीज इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। तो अब आप जब नोट डाउन कर चुके हो बच्चों, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें पहली बात तो जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो यहां पर ये है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय में जी, यानी कि जी को अगर ड्राइव करना चाहूं तो जी का फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाय में टी स्क्वायर। आपको पता है कि ये चीज तो डायमेंशनलेस है। अगर मैं परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखूं तो इट विल बिकम डेल्टा जी बाय जी इक्वल्स टू प्लस माइनस एल अपॉन में टी स्क्वायर है, तो यानी कि डेल्टा एल बाय एल प्लस माइनस प्लस 2 डेल्टा टी बाय टी। तो ये आ गया आपके पास। अगला स्टेप क्या है बच्चों, अगला स्टेप है दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, वैल्यू प्लेस करो जरा। अगर मैं डेल्टा एल की वैल्यू प्लेस करूं, डेल्टा एल की वैल्यू क्या 0.1, एल की वैल्यू क्या 20, तो इट विल बी 0.1 डिवाइड बाय 20 इनटू में 100 कर दो पहले, प्लस फिर 2 है यहां पर, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 1 इनटू में 1 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी बच्चों यहां पर 90, राइट, इनटू में 100 कर दो। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा बच्चों, उसको सोल्व करके दैट आंसर विल बी 2.72%। अब 2.72% को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो वो नियरली इक्वल टू क्या बन जाएगा 3, है ना। क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है 3, तो इसका आंसर आप क्या मार्क कर दोगे यहां पर 3%। तो ये क्वेश्चन 2015 में आया था और ये आपकी शायद एनसीईआरटी का पार्ट भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये, एक बार आप चेक कर लेना फिर भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं इसके बाद, तो वो क्वेश्चन भी एक बार देख लो बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। सो वन मोर क्वेश्चन इज देयर बच्चा, ये एम्स 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जनरली क्या किससे भी कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इज if the force F is given by A cos एंगल दे रखा है BX प्लस C sin DT। X का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, T का मतलब टाइम है। आपको ये बताना है कि D अपॉन B या D बाय B के डायमेंशन किसके जैसे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी, देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी ग्रेडियंट, और साथ में डायमेंशन भी लिखे हैं। अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे इनका डायमेंशन फाइंड आउट करना है और कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा डायमेंशन बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे। मैं आज जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूं इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कितना अच्छे से समझ पाए हो अब तक। तो फोर्स इज गिवन बाय A cos BX प्लस C sin DT। इससे एक चीज क्लियर हो रही है बेटा कि यहां पर जो ये एंगल है थीटा, थीटा का डायमेंशन क्या होता है, कुछ भी नहीं, जिसका कुछ भी डायमेंशन इसको 1 लिख दूं, 1 का मतलब क्या m0 l0 t0, ठीक है। तो अगर मैं bx को 1 से कंपेयर कराऊं
सिमिलरली अगर मैं dt को भी 1 से कंपेयर कर रहा हूं, डायमेंशन लेस है 1 इसलिए मैं कंपेयर करा रहा हूं यहां पर, तो x का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि b का डायमेंशन क्या आ जाएगा 1/x, यहां पर d का डायमेंशन क्या आ जाएगा 1/t, यानी कि b का मतलब x की पावर -1, d का मतलब t की पावर -1, और यानी कि b को मैं लिख सकता हूं l-1 और d को लिख सकता हूं मैं t-1 डायमेंशनली, राइट। तो अब आपको इंडिविजुअली b और t का डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया, आपको तो d/b का बताना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, d को ऊपर रखो b को नीचे कर दो, d का मतलब क्या है t-1, b का मतलब क्या है l-1, तो अगर l को ऊपर ले जाऊं तो d/b किसके इक्वल आ जाएगा l t-1। क्या ये सेम डायमेंशन फॉर्मूला है जो वेलोसिटी का है, देखो, तो इसका ऑप्शन क्या टिक करते हैं आप ए। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन, और आज भी मैं क्विज क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कि कौन मुझे सबसे पहले आंसर करेगा। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो, ये इसको अगर समझ चुके हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं और आप क्विज क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। सो क्विज क्वेश्चन इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग, मतलब हमने एक स्प्रिंग के साथ एक मास को बांध दिया इस तरह से, ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो डिपेंड कर रही है m और k पर, मतलब एक रिलेशन आपको दे दिया कि फिर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो a m⁻x और k⁻y है, और इस गिवन रिलेशन से आपने मुझे ये बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस कि x और y की वैल्यू क्या होगी, 1/2 1/2 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 या -1/2 1/2। अब प्रॉब्लम यही होती है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो सभी ऑप्शंस आपको आइडेंटिकल मिलते हैं, कि ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको जो ऑप्शंस है वो आइडेंटिकल मिलते हैं, इसलिए पहले आप क्या मतलब कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना जब तक आपको कांसेप्ट पता है, ठीक है। तो ये एक निशानी है कि भाई ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब आपको जरा सा भी मार्जिनल एरर भी नहीं करना है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है यानी कि जो के का डायमेंशन क्या होता है फोर्स डिवाइड बाय एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट को पढ़ेंगे हम आगे जब मैं आपको फोर्सेज या मैकेनिक्स में लेकर जाऊंगा, फिलहाल के तौर पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप खुद से यहां से ड्राइव कर लेना f/x से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, देखते हैं कि कमेंट में इसका आंसर सबसे पहले कौन देगा। और मुझे एक रिव्यू भी चाहिए बच्चों आपसे, जो भी बच्चों ने ये लेक्चर देखा है आज, जो मेरी एकेडमी के पार्ट है या जो मुझे वर्चुअली कहीं और से देख रहे हैं, आसपास के विलेजेस से या किसी और सिटी या किसी और कंट्री से भी अगर देख रहे हैं, तो आपको +1 के लिए जो पहला कॉम्पिटिटिव लेक्चर था, क्या आपको ये बेनिफिशियल लगा? अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हो, राइट। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, एक और कॉम्पिटिटिव लेक्चर बनाऊंगा मैं जिसमें हम पैरेलैक्स मेथड और कुछ और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।